अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका एवोल्यूशन क्या है और किस तरह जो है और किन मराहल से गुजर कर जो है इसकी डेवलपमेंट हुई है। तो आज बैनुल अक़वामी तल्लुकात जिस स्टेज के ऊपर हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माजी के अंदर जो है किन मराहल से गुजर कर, किन स्टेजेस से गुजर कर जो है इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो मौजूदा दौर तक पहुंचा है और उसकी नोयत जो है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो बुनियादी टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस और एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस एपिसोड के अंदर जो है हम इसके मुख्तलिफ जो इर्तिकाई मराहिल हैं, मुख्तलिफ जो इसकी एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं, उनके ऊपर बात करेंगे कि माजी के अंदर इंटरनेशनल रिलेशन का आगाज़ कैसे हुआ और मौजूदा दौर के अंदर जो है इसकी नोयत क्या है। अगर इसको बड़ी तफसील के साथ बयान किया जाए तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो आगाज़ है वो उसी दौर में हो गया था जब दुनिया के अंदर दूसरी रियासत जो थी वो वजूद में आई थी। तो हम इसको ज़माना कदीम से भी जो है इसको जोड़ सकते हैं, बल्कि जोड़ना भी चाहिए कि जब सिटी स्टेट्स का दौर था एंशिएंट ग्रीक के अंदर, तो उस वक्त से इंटरनेशनल रिलेशन का बाकायदा आगाज़ हो चुका था। लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे हालात तब्दील हुए, रियासत की नोयत, उसके अख्तियारात, दायरा कार वसी होता गया और नई नई रियासतें वजूद में आती गईं, तो इंटरनेशनल का जो इर्तिका है उसके साथ साथ जो है एवोल्यूशन भी इसका होता रहा। लेकिन यहाँ वक्त की कमी के बहस इसको बहुत मुख्तसर तौर पे जो है हम इस वीडियो को जो है ले रखे हैं, ज़्यादा तफसीलात में नहीं जाएंगे। फिर किसी और वीडियो के अंदर जो है इसके एक एक फेज़ के ऊपर जो है तफसील से बात जो है वो होगी। तो इंटरनेशनल फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो ये सवाल आपको जो है आपको कई तरीक़ों से आ सकता है। वो एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है या फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से भी रेलेवेंट सवाल है आपसे पूछा जा सकता है। और इसका एक और टाइटल हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ये एक ही बात है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इस वाले से कोई भी क्वेश्चन अगर होता है तो बुनियादी तौर पे इसका एवोल्यूशनरी इसकी जो एवोल्यूशनरी स्टेजेस हैं उनके ऊपर बात हो रही है। तो आपने ज़हन में रखना है कि अगर सवाल आपको आता है कि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन बयान करें या एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो आपने इसी से सवाल से जो है मदद लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ करते हैं 5 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका जो इर्तिका है वो ज़माना कदीम से इसका शुरू हो जाता है, एंशिएंट ग्रीक से इसका शुरू हो जाता है जब इंसान जो है उसने किसी हद तक मुनज़्ज़म सिटी स्टेट की सूरत में ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन यहाँ हम जो है वक्त की नज़ाकत की वजह से और अपनी जो ज़रूरत है हमारे जो स्टूडेंट्स की उमूमन होती है उनको मद्देनज़र रखते हुए इसको हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो अरेंज किया है। तो देयर आर 5 फेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो फर्स्ट फेज है फ्राम 1814 टू 1848 एंड सेकंड फेज है 1848 टू 1914 और थर्ड फेज है 1919 टू 1939 और इसका फोर्थ फेज है फ्राम 1939 टू 1949 और इसका फिफ्थ फेज है फ्राम 1945 टू ऑनवर्ड, यानी दूसरी जंग अज़ीम से लेकर अब तक का जो दौर है इसको हम जो है वो फिफ्थ फेज़ के तौर पे लेते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहें तो ये जो फिफ्थ फेज़ है इसको भी दो मज़ीद फेजेस के अंदर जो है तकसीम किया जा सकता है। इसका फिफ्थ फेज़ जो है वो 1945 से लेकर 1990 तक है, यानी कोल्ड वार का दौर है। और फिर ये जो दौर था ये बाईपोलर सिस्टम का दौर था और जब रशिया जो है उसका कलेप्स हो जाता है इन 1991 जो है, तो उसके बाद जो वर्ल्ड सिस्टम है उसमें यूनिपोलर सिस्टम जो है वो मुतारफ़ होता है और फिर वहाँ से जो है एक इंटरनेशनल रिलेशन का एक नए दौर का आगाज़ होता है जब अमेरिका जो है एज ए सुपर पावर जो है, सिंगल सुपर पावर जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो रोल अदा करता हुआ नज़र आता है। तो इस हवाले से जो है ये आपका मर्ज़ी होती है कि आप इस सवाल को किस तरह अरेंज कर सकते हैं। आप इसकी जो फेजेस हैं आप उनको तरतीब दे सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं हमने ये देखना होता है कि किस दौर के अंदर कौन सा ट्रेंड चेंज हुआ।
तो इस वाले से इसके जो बड़े अहम फेजेस हैं वो हमने इसी लिहाज से जो है तरतीब दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फेज़ के ऊपर बात करते हैं। तो हम इसको ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से शुरू करते हैं, जब मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट का बाकायदा आगाज़ होता है। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन 1648 आफ्टर द 30 ईयर्स वार, और दिस 30 ईयर्स वार स्टार्टेड इन 1618। तो 1618 के अंदर जो है ये जो 30 ईयर्स वार है उसका आगाज़ होता है, और 1648 में जब इस जंग का इख्तिताम हुआ तो एट द एंड ऑफ द 30 ईयर्स वार देयर वाज ए ट्रीटी विच वाज कॉल्ड ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया। तो एक ट्रीटी जो है उसके ऊपर साइन होता है, उसको वेस्टफालिया का नाम दिया जाता है, और इसी ट्रीटी के अंदर जो है जो रियासत है उसको मॉडर्न सॉवरेन नेशनल एंड सेकुलर स्टेट का दर्जा जो है दिया जाता है। तो यहीं से जो है जदीद रियासती निज़ाम का आगाज़ होता है, और इससे पहले जो है उसको हम कदीम रियासती निज़ाम कहते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन का अगर मुनज़्ज़म जो है आगाज़ जो है बाकायदा तौर पे जो आगाज़ है उसका अगर कोई पॉइंट हम फिक्स करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जदीद जो रियासती निज़ाम है उसका आगाज़ ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया से हुआ, जब 1648 में इस ट्रीटी को ऊपर साइन किए गए थे। और नेक्स्ट है फिर इसमें 1814 और 1815 के अंदर कांग्रेस ऑफ वियना का इनेकाद होता है, जिसमें जहाज़ रानी के उसूल बयान किए जाते हैं। इसके अलावा जो है जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो समुद्री रास्ते हैं उनका तयन किया जाता है। तो इस वाले से एक अहम डेवलपमेंट जो है वो कांग्रेस ऑफ वियना में भी हुई है। फिर है गाट्रप ट्रीटी है जो 1818 में हुआ है, और इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन है जो 1789 के अंदर 1789 के अंदर रूनुमा होता है, और फ्रांस के अंदर जो शहनशाहियत थी उसका ख़ात्मा हो जाता है, और वहाँ पे एक जमहूरी अमल का आगाज़ होता है। और 1789 में ही यूएसए जो है कि जो यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी बुनियाद रखी जाती है। और इस तरह ये जो दौर है इस दौर के अंदर ये वाक़यात रूनुमा होते हैं। ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है, कांग्रेस ऑफ वियना है, गाट्रप ट्रीटी है, और फ्रेंच रेवोल्यूशन है, और यूएसए जो है उसकी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अहम तब्दीलियाँ जो हैं रूनुमा हुई। तो 3 तब्दीलियाँ बड़ी अहमियत की हामिल हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन और यूएसए जो है। और फिर यूएसए जो है उसने आने वाले वक्त के अंदर जो है इतनी तेज़ी के साथ तरक्की की कि आज वो दुनिया की सुपर पावर जो है बन चुका है। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर ये अहम वाक़यात जो है रूनुमा होते हैं। नेक्स्ट है सेकंड फेज़ ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो सेकंड फेज़ जो है वो 1848 से शुरू होता है और 1914 में आकर इसका इख्तिताम होता है। और ये जो दौर है ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का दौर है। इस दौर के अंदर मिलिट्री टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है बड़ी पेशरफ्त होती है, और 2 बड़े अलाइंस जो है वजूद में आते हैं। एक अलाइंस है ट्रिपल इंटेंटे जो फ्रांस और यूके और उसके इत्तेहादियों के दरमियान तय पाया, और दूसरा है ट्रिपल अलाइंस जो ट्रिपल इंटेंटे के अगेंस्ट जो है वो साइन किया गया था, जिसमें जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था। तो इस तरह जो है ये जो पहली जंग अजीम है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है वो दरअसल इन्हीं 2 अलाइंसिस के दरमियान लड़ी गई हैं, ट्रिपल इंटेंटे और ट्रिपल अलाइंस के दरमियान लड़ी गई हैं। जो ट्रिपल इंटेंटे है इसमें शामिल जो रियासतें थी उनको अलाइड पावर्स का नाम दिया गया था, और जो ट्रिपल अलाइंस है इसमें जो शामिल रियासतें थी उनको एक्सिस पावर्स का जो था नाम दिया गया था। और ट्रिपल इंटेंटे को यूके जो है बरतानिया जो है वो लीड कर रहा था, और ट्रिपल अलाइंस जो है उसको जर्मनी जो है वो लीड कर रहा था। और फिर दूसरी जंग अजीम जो है इन्हीं 2 अलाइंसिस के दरमियान लड़ी जाती है, जिसमें जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को जो है शिकस्त का सामना करना पड़ा। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सल्तनत उस्मानिया जो है उसका इख्तिताम भी जो है वो ये पहली जंग अजीम के अंदर ही होता है, जिसमें उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इस तरह खिलाफत का जो निज़ाम है जो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू होता है, तो वो यहाँ पे आकर जो है उसका इख्तिताम हो जाता है। और ऐसा एक बड़ा जो मुसलमानों की
उसकी निज़ाम हुकूमत और रियासत की जो पहचान थी उसका भी ख़त्म हो जाता है। तो इसका जो है सेकंड फेज़ जो है उसका जो इख्तिताम है वो पहली जंग अज़ीम पर होता है। नेक्स्ट है थर्ड फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो थर्ड फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो 1919 में उसका आगाज़ होता है और 1939 में ये जो दौर है 1919 से लेकर 1939 का दौर, इसको इंटर वार्स पीरियड भी कहा जाता है। इंटर वार्स पीरियड से मुराद वो दौर है जो पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे और दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ के दरमियानी दौर है। यानी पहली जंग अज़ीम जो है वो 1918 में ख़त्म हुई थी और दूसरी जंग अज़ीम जो है वो 1939 में शुरू हुई थी। तो ये जो दरमियानी दौर है इसको इंटर वार्स पीरियड भी कहा जाता है। इस पीरियड की ख़ास बात यह है कि इसमें जो एक्सिस पावर्स थी उनको पहली जंग अज़ीम के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा और जर्मनी जो है उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा और बरतानिया और फ्रांस जो है जो उसके जो इत्तेहादी थे उन्होंने जो है वो फतह हासिल की। और फिर जंग के इख्तिताम के ऊपर जो है वुडरो विल्सन जो है जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे उन्होंने 14 पॉइंट्स ऑफ पीस पेश किए और इन्हीं 14 पॉइंट्स के ऊपर जो है लीग ऑफ नेशन की जो है वो बुनियाद रखी गई थी। तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि पहली जंग अज़ीम के ख़ात्मे के बाद वुडरो विल्सन ने अमन के 14 नुकात पेश किए। वुडरो विल्सन का तल्लुक़ अमेरिका के साथ था और ये अमेरिका के उस वक्त प्रेसिडेंट थे। और 10 जनवरी 1920 को जो है ये जो लीग ऑफ नेशन है इसका क़याम अमल में लाया गया था, लीग ऑफ नेशन अंजुमन अक़वाम। तो लीग ऑफ नेशन का जो बुनियादी मकसद था वो था दूसरी आलमगीर जंग को रोकना, लेकिन बदकिस्मती से लीग ऑफ नेशन जो है वो दूसरी आलमगीर जंग को रोकने में बुरी तरह नाकाम हुई। एक दिलचस्प बात ये भी है कि लीग ऑफ नेशन जो है उसको कायम करने में, उसको बनाने में अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन जो है उसने मरकज़ी किरदार अदा किया था। और लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि अमेरिका ख़ुद जो है वो लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बना था, क्योंकि अमेरिकन आइन के मुताबिक कोई भी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है जब कोई किसी भी अलाइंस के ऊपर साइन करता है, कोई मुआहदा करता है या किसी दूसरे मुल्क के साथ कोई लेन देन करता है तो ज़रूरी होता है कि अमेरिकन कांग्रेस जो है उसकी तस्दीक करे। अगर अमेरिकन कांग्रेस उसकी तस्दीक नहीं करती तो अमेरिका जो है उस मुआहदे का हिस्सा नहीं रहता। तो जब ये इशू जो था लीग ऑफ नेशन का वो अमेरिकन कांग्रेस के सामने पेश किया गया तो अमेरिकन कांग्रेस ने उसकी तस्दीक करने से इनकार कर दिया था और ये कहा कि अमेरिका आने वाले वक्त में इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर, बैनुल-अक़वामी सियासत के अंदर जो किरदार अदा करना चाहता है लीग ऑफ नेशन जो है उसमें रुकावट बन सकती है। और इस तरह जो है अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर ना बना और इसकी नाकामी का आगाज़ जो है वो उसी साथ हो गया कि जब अमेरिका इसका मेंबर ना बन सका। ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए, फिर इसी दौर के अंदर जो है इंटर वार्स पीरियड के अंदर जो है ग्रेट डिप्रेशन ऑफ यूएसए होता है। वहाँ पे जो है वो मुआशी बदहाली का साल आता है 1929 में, वहाँ पे इक़्तिसाद वज़ारी जो होती है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि आइडियलिस्ट स्कूल ऑफ थाट जो है जो हम मुख्तलिफ अप्रोचेस के बारे से बात करते हैं उनको बड़ी तक़वियत मिली थी। तो जब कि दुनिया के अंदर जंग लड़ी जाती है तो जो रियलिस्टिक हैं उनके नुक्ता नज़र को बड़ी तक़वियत मिलती है, क्योंकि रियलिस्टिक जो होते हैं रियलिस्टिक स्कूल ऑफ थाट जो है उनका नुक्ता नज़र ये है कि ताकत की सियासत के ऊपर वो बिलीव करते हैं और वो मसाइल को, तनाज़ात को ताकत के ज़रिए, जंग के ज़रिए हल करने की कोशिश करते हैं। जबकि जो आइडियलिस्ट हैं उनका कहना यह है कि रियासतों को अपने बामी तनाज़ात जो हैं वो पुरअमन तरीके से गुफ्त शनीद के ज़रिए, डायलाग के ज़रिए, नेगोशिएशंस के ज़रिए, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मदद से और बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनकी मदद से जो है रियासती तनाज़ात को हल करना चाहिए और दुनिया के अंदर अमन कायम करने की राह हमवार करनी चाहिए। तो जब लीग ऑफ नेशन कायम हुई तो जो आइडियल स्कूल ऑफ थाट था उसको बड़ी तक़वियत हासिल हुई, क्योंकि लीग ऑफ नेशन का मतलब ये था कि अंदर रियासतों के दरमियान जो तनाज़ात पैदा होंगे उन्हें लीग ऑफ नेशन के प्लेटफार्म से हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये बात जो है सिर्फ कहने की हद तक रही और थोड़ी ही अर्सा बाद जो है लीग ऑफ नेशन जो है वो नाकाम हो गई और आखिरकार जो है उसकी नाकामी जो है उस वक़्त उसके ऊपर मोहर लग गई जब 1939 के अंदर जो है दूसरी जंग अज़ीम का आगाज़ हो गया। तो जंग अज़ीम का आगाज़ का मतलब ये था कि लीग ऑफ नेशन जो है वो बुरी तरह नाकाम हो गई है और वो अपना जो मेन ऑब्जेक्टिव था दूसरी आलमगीर जंग को रोकना और रियासतों के बामी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना, उस पर अमल दरामद करने में वो नाकाम हुई है। तो दूसरी जंग अज़ीम का जो आगाज़ है वो इस बात की भी तस्दीक करता है कि लीग ऑफ नेशन जो है वो नाकाम हो चुकी है। और इससे एक हमें ये भी जो है वो इशारा मिलता है कि रियासतें जो हैं वो अपने बाहमी तनाज़ात को हल करने के लिए और मफादात
के हसूल के लिए या अपने मफादात को वुसअत देने के लिए जो है कोई भी रवैया अख्तियार कर सकती हैं। अगर वो मुनासिब समझती हैं तो फिर तो वो पुरअमन जो ज़राए हैं वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन अगर वो पुरअमन ज़राए से मुतमिन ना हो तो वो जंग से गुरेज़ नहीं करती और जंग के ज़रिए, ताकत के ज़रिए वो अपने तनाज़ात को हल करने की कोशिश करती हैं और अपने मफादात के हसूल के लिए कोशिश करती हैं। तो इस तरह जो है लीग ऑफ नेशन जो है उसकी नाकामी जो है वो इंटर वार पीरियड की एक बहुत बड़ी खसूसियत जो है वो बन जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। ये जो फोर्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है ये दूसरी जंग अज़ीम का दौरानिया है 1939-1945। तो दूसरी जंग अज़ीम जो है, जो सेकंड वर्ल्ड वार है, विच स्टार्टेड इन 1939 एंड एंडेड इन 45। तो जो 1939 में शुरू होती है और 1945 के अंदर जो है इसका इख्तिताम होता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चेंज द इंटरनेशनल सिस्टम। जो जब पहली जंग अज़ीम लड़ी गई तो उसमें तो जो एटॉमिक वेपन जो थे इस्तेमाल नहीं किए गए थे, रवायती तरीके से जंग लड़ी गई थी। अगरचे उसमें भी बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी हुई, लेकिन जंग के ख़ात्मे के बाद भी जो है ऐसा इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हुई थी। जो ताकतें जंग से पहले आलमी सियासत के ऊपर गालिब थीं, वही ताकतें जो हैं वो जंग के बाद भी ऐसा ही हुआ। लेकिन जब दूसरी जंग अज़ीम लड़ी गई तो दूसरी जंग अज़ीम ने जो है आलमी सियासत का नक्शा तब्दील कर दिया, उसकी खसूसियात तब्दील कर दी। जो कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट था उसके अंदर यकसर तब्दीलियाँ रूनुमा हो गई थी। तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है एक बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, वो ये था कि अमेरिका जो है उसने जापान के ख़िलाफ़ 2 एटम बम जो थे वो इस्तेमाल किए, नागासाकी पर और हिरोशिमा पर। तो इस तरह जो है अमेरिका ने दुनिया को बता दिया कि अमेरिका जो है एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास एटमी ताकत है, एटमी असला है, एटमी असला इस्तेमाल करने की सलाहियत है, और उसने जापान के ख़िलाफ़ एटमी असला इस्तेमाल करके जंग का नक्शा जो था तब्दील कर दिया और अपने मतलूबा नतैज जो थे वो इंतहाई मुख्तर मुद्दत के अंदर जो थे हासिल कर लिए। तो ये दुनिया की सियासत में, आलमी सियासत में पहली बार हुआ कि किसी रियासत ने किसी रियासत के ख़िलाफ़ एटमी असला जो था इस्तेमाल किया था। इस तरह जो रवायती ताकतें थीं, जो बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी और ये सब जो रवायती ताकतें थीं, जापान, तो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो है इनको इस बात का एहसास हो गया कि अब हम बहुत पीछे रह गए हैं और अमेरिका हमसे बहुत आगे चला गया है। तो यूज़ ऑफ एटॉमिक वेपन्स बाय यूएसए अगेंस्ट जापान, उसने आलमी सियासत का नक्शा जो था तब्दील कर दिया। एक्सिस पावर्स डिफीटेड वंस अगेन। तो पहली जंग अज़ीम में भी एक्सिस पावर्स थी, जर्मनी और उसके जो इत्तेहादी थे उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, और दूसरी जंग अज़ीम के अंदर भी जो है जर्मनी और उसके इत्तेहादियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और इस बार जो है जो अलाइड पावर्स थी उन्होंने एक स्टेप आगे जो है काम किया और जर्मनी को जंग के बाद जो था वो तकसीम कर दिया गया था, और इस तरह जर्मनी जो है वो वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी में तब्दील हो गया था। तो ये दौरानिया जो है ये जंग का है। जंग के अंदर जो सबसे अहम वाक़या रूनुमा हुआ वो एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल था और अमेरिका का बतौर सुपर पावर जो है एक बड़ी ताकत के तौर पे जो है उभर कर सामने आना था। पहली जंग अज़ीम के अंदर जो है अमेरिका जो है उसने कोई अमली हिस्सा नहीं लिया था, वो साइलेंट पार्टनर था बरतानिया और उसके इत्तेहादियों का। लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका ने जो है वो अमली जंग के अंदर हिस्सा लिया और उसमें बड़े वाज़े अंदाज से, बड़ी ताकत के साथ जो है फतह जो थी हासिल की थी। नेक्स्ट चलते हैं जी। तो फिफ्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो फिफ्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसका आगाज़ दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम से होता है और वो ताहाल जारी है। अलबत्ता ये कहा जा सकता है जो फिफ्थ फेज़ है उसके दो स्टेप्स हैं। द फर्स्ट स्टेप जो है उसका वो 1945 से शुरू होता है और 1990-91 में जाकर उसका इख्तिताम होता है, और फिर उसका जो दूसरा फेज़ है, दूसरा स्टेप जो है वो 1990-91 से शुरू होता है और वो ताहाल जारी है। तो ये जो फर्स्ट फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, जो फिफ्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर शुरू होता है, और दूसरी जंग अज़ीम के इख्तिताम पर जो है यूएनओ का क़याम अमल में लाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, ऑन अक्टूबर 24, 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है अक़वाम मुत्तहिदा का जो क़याम है वो अमल में लाया गया, और अक़वाम मुत्तहिदा के पेश नज़र भी जो सबसे बड़ा मसला रखा गया वो ये था कि तीसरी आलमगीर जंग को रुकना है और रियासतों के बाहमी तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल करना है और जंगों तसादम से बचने की कोशिश करनी है।
अगर देखा जाए तो ये बात कही जा सकती है कि जो यूएनओ है वो एक कामयाब अदारा है। वो इस सेंस के अंदर मैं कह रहा हूँ कि इसका जो बुनियादी मकसद था कि तीसरी आलमगीर जंग को रोकना, तो वो बड़ी हद तक जो है अपने इस मकसद को हासिल करने में कामयाब रहा है। अगर आज तक दुनिया के अंदर 1945 से ऑनवर्ड को दुनिया के अंदर कोई बड़ी तीसरी आलमगीर जंग नहीं लड़ी गई, तो इसका मतलब यह है कि यूएनओ जो है वो कामयाब है। तो जिस तरह लीग ऑफ नेशन दूसरी आलमगीर जंग को रोकने में नाकाम हो गया था, लेकिन यूएनओ जो है उसने बड़ी महारत के साथ जो है तीसरी आलमगीर जंग को ताहाल रोके रखा है। तो गोया जो यूएनओ है उसको हम ये कह सकते हैं कि वो बड़ी हद तक एक कामयाब दारा है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी रियासतों को इसके ऊपर एतराज़ात हैं कि यूएनओ जो है दरअसल बड़ी ताकतों के मफादात का मुहाफ़िज़ है, और जब बड़ी ताकतों को ज़रूरत महसूस होगी तीसरी आलमगीर जंग की, तो वो यूएनओ को नज़रअंदाज कर देंगी। लेकिन बहरहाल ये सारे तर्जीए हैं, बातें हैं जो वक्त के साथ साथ हालात के मुताबिक हैं, वो तब्दील भी होते रहते हैं। तो जो फिफ्थ फेज़ ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें पहला जो बड़ा काम हुआ वो यूएनओ का क़याम था, और उसके बाद यूएसए एंड यूएसएसआर इमर्ज्ड एज सुपर पावर्स। तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है दुनिया में पहली बार जो है किसी रियासत को या कोई सी दो रियासतों को या ज़्यादा रियासतों को सुपर पावर का स्टेटस हासिल हुआ था। इससे पहले जो है ग्रेट पावर्स की बात होती थी, तो अमेरिका जो है उसने एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए, फिर यूएसए ने जो है बहुत जल्द एटॉमिक वेपन्स हासिल कर लिए थे। तो इससे दुनिया के अंदर दो नई ताकतें जो हैं उभर कर सामने आई। जर्मनी और बरतानिया और फ्रांस जो रवायती ताकतें थीं वो बहुत पीछे चली गई थी, और दुनिया के नक्शे पर अब यूएसए का नाम चलता था और यूएसएसआर जो है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इस तरह जो है आलमी सियासत के अंदर नई क़ुव्वतें जो हैं उभर कर सामने आईं। इसके अलावा जो है फिर ब्लॉक पॉलिटिक्स का आगाज़ होता है। एक ब्लॉक जो है कम्युनिस्ट ममालिक का ब्लॉक था, और दूसरा जो है वो सरमायादाना ममालिक का ब्लॉक था। जो अमेरिका है उसने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेटो की बुनियाद रखी इन 1949, और फिर 1955 में जो है रशिया जो था यूएसएसआर जो है उसने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब है कि नेटो के रद्द-ए-अमल में जो है उसने 1945 को जो है वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी। फिर ये जो दौर है इसमें बाईपोलर सिस्टम जो है उसका आगाज़ होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये बाईपोलर जो है इसमें स्पेलिंग का प्रॉब्लम है, तो ये बी है, BIPOLAR। ये जो फर्स्ट पी है ये पी नहीं है बल्कि ये बी है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें रहनुमाई भी कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ये अब कलर का प्रॉब्लम हो गया, चले खैर कोई बात नहीं, आप समझ लीजिए इसको। ये BIPOLAR बाईपोलर सिस्टम। तो बाईपोलर सिस्टम जो है उससे मुराद एक ऐसा आलमी निज़ाम है जिसमें कोई सी दो रियासतों को सुपर पावर का दर्जा हासिल हो जाता है, और 1945 से लेकर जो है 1990-91 तक जो है आलमी सियासत जो है उसमें बाईपोलर सिस्टम जो है वो गालिब रहा, और इसमें अमेरिका और रशिया जो है उन्होंने बतौर सुपर पावर जो है किरदार अदा किया था। इसके बाद जो है 1990-91 के बाद जब रशिया जो है उसका कोलैप्स हो जाता है और रशिया का एज ए सुपर पावर रोल जो है ख़त्म हो जाता है, तो फिर दुनिया के अंदर जो है यूनिपोलर सिस्टम जो है वो कायम हो जाता है, और इस वक्त दुनिया के अंदर यूनिपोलर सिस्टम है। अमेरिका आज के दौर की वाहिद सुपर पावर है। तो 1945 से लेकर 2021 तक जो है आलमी सियासत के अंदर दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ रूनुमा हुई। पहले बाईपोलर सिस्टम कायम हुआ, और बाईपोलर सिस्टम जब टूट गया, ख़त्म हो गया, तो फिर जो है वो यूनिपोलर सिस्टम जो है उसका आगाज़ हो जाता है। और इस तरह जो है फिर कोल्ड वार जो है, जो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार जो है अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार का आगाज़ होता है, सर्द जंग का आगाज़ होता है। सर्द जंग से मुराद दरअसल वो कशीदा तल्लुकात हैं जो अमेरिका और रूस के दरमियान जो थे उन्होंने जन्म लिया, और पूरी दुनिया जो है उसका अमन जो था ख़तरे में डाल दिया था। तो ये कोल्ड वार के दौरान जो कशीदगी पैदा हुई दरअसल नज़रियाती कशीदगी थी। अमेरिका जो कि सरमायादाना निज़ाम का सपोर्टर्स था और जमहूरियत का सपोर्टर्स था और लिबरलिज़म का सपोर्टर था, और इसके मुकाबले में रशिया जो है जो कि कम्युनिस्ट
मुल्क था और उसने जो है वो सरमायादाना निज़ाम को चैलेंज कर दिया था। तो ये बेसिकली दुनिया जो है इस कोल्ड वार के दौरान दो बड़े ब्लॉक्स में तकसीम हो गई थी। एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था और दूसरा कैपिटलिस्ट ब्लॉक था। अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट ब्लॉक को लीड कर रहा था और रशिया जो है वो जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था उसको लीड कर रहा था। अमेरिकन ने जो कैपिटल ब्लॉक था कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और रशिया से उनको जो थ्रेट था कि ये कम्युनिज़्म जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा, तो उसको उसने रोकने के लिए जो है 1949 में जो है वो नेटो की बुनियाद रखी थी। और फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो है 1955 में रशिया ने, यूएसएसआर ने अपने दोस्त रियासतों के साथ मिलकर वारसा पैक्ट की बुनियाद रखी थी। तो इस तरह जो है दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है आलमी सियासत के अंदर जो है बड़ी तेज़ी के साथ जो है तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। यूनिपोलर सिस्टम मुतारफ़ होता है और इसके अलावा जो है कोल्ड वार जो है लड़ी जाती है। इस कोल्ड वार ने पूरी दुनिया को मुतासर किया। सीटो, सेंटो जैसे जो है वो अहम फ़ौजी मुआहदे जो हैं वजूद में आते हैं। पाकिस्तान भी जो है वो सीटो और सेंटो का मेंबर बना और फिर इसी दौर के अंदर जो है नैम की बुनियाद भी रखी जाती है। नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, गैर वाबस्ता ममालिक की तंजीम का क़याम भी अमल में आता है। तो इस दौर के अंदर जो है एक्सीडेंटल वार के लिए की टर्म भी इस्तेमाल की गई कि चूँकि एटॉमिक वेपन्स हैं तो किसी वक्त भी एक्सीडेंटल वार जो है वो हो सकती है। तो इस हवाले से ये दौर जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर अगर आप देखें तो दूसरी जंग अज़ीम के बाद बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं और आलमी सियासत का जो पूरा नक्शा है वो तब्दील हो गया है और अब उसकी कोई भी खसूसियत वो बाकी नहीं रही जो कि पहली जो इससे पहले पहली जंग अज़ीम से पहले की थी। तो ताकत के मराकज़ तब्दील हो गए हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका मज़ाज तब्दील हो गया है और फिर यूएनओ का क़याम में लाया गया। यूएनओ के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 बड़ी रियासतों को वीटो पावर का दर्जा हासिल हो गया है, जिसमें चाइना और रशिया जैसे मुमालिक भी शामिल हैं। तो इस हवाले से देखें तो ये पूरा जो आलमी नक्शा है वो तब्दील हो गया है। तो इस तरह जो है 1945 के बाद फिर जिन ममालिक के ऊपर बरतानिया ने अपना कंट्रोल कर रखा था, कब्ज़ा कर रखा था, वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें पैदा होती हैं। 1947 में हिंदुस्तान तकसीम हुआ, पाकिस्तान और भारत के नाम से नई रियासतें वजूद में आई। इसके अलावा और बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जहाँ बरतानिया और यूरोपीय ममालिक काबिज़ थे वहाँ पे आज़ादी की तहरीकें शुरू हुई और उन्हीं तहरीकों के नतीजे में जो है नई रियासतें जो थी वजूद में आई हैं। और इसी दौर के अंदर जो है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड की टर्म्स भी जो है वो सामने आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो का यहाँ पे हम इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट फिर नई वीडियो के साथ जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो आपसे रब्ता होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।